ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरम्भ करते हैं और आज का टॉपिक है जी पित्त के 5 भेद। तो आज का टॉपिक आप सभी के ग्रुप में हमने भेज दिया है और आज हम पढ़ेंगे पित्त के 5 भेद। ठीक है, तो पित्त के 5 भेद पढ़ने से पहले जो है अभी आज के टॉपिक रहेगा पित्त क्या है और पित्त और अग्नि में भेद क्या है, क्या दोनों एक है या अलग है, इसको जानेंगे। पित्त के स्थान क्या है, पित्त का कर्म वैसे तो थोड़ा संक्षेप में प्रथम दिन ही हमने देखा था, फिर भी आज पित्त के बारे में रहेगा। फिर भी आज का टॉपिक है पित्त के 5 भेद, कौन कौन से भेद है। इससे पहले हम लोगों ने पित्त के सभी गुणों के बारे में, पित्त के सभी लक्षणों के बारे में, पित्त प्रकृति के 20 लक्षणों के बारे में, पित्त प्रकोप के जितने भी कारक है वो सभी के हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज का टॉपिक क्या है, पित्त के 5 भेद। जैसे कि हम लोगों ने वात के 5 भेद, कफ के 5 भेद डिटेल से पढ़ा है, तो आज जानेंगे पित्त के 5 भेद और डिटेल से पढ़ेंगे पित्त के 5 भेद किस प्रकार से कार्य करता है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या कार्य करता है। इस प्रकार से आज से जो है टॉपिक होने वाला है। तो आज का टॉपिक जो है पढ़िए यहाँ से कोई भी साथी, पित्त के 5 भेद कौन कौन से हैं। पित्त के 5 भेद। नंबर 1 पाचक पित्त, डाइजेस्टिव पित्त। नंबर 2 रंजक पित्त, हीमोग्लोबिन। नंबर 3 साधक पित्त, इन्फ्लेक्स पित्त। नंबर 4 आलोचक पित्त, विजुअल पस्पल। नंबर 5 भ्राजक पित्त, मेलानिन। देखिए पित्त के 5 भेद हैं, तो सभी जानते हैं, वात के, पित्त के, कफ के, सब के 5 भेद हैं। सभी के गुण भी बता दिया और अभी जो है वात, पित्त, कफ के इस प्रकार से सभी के भेद भी बता रहे हैं। तो सभी के 5 भेद हैं, है ना। तो पित्त के कौन कौन से भेद हैं, क्या प्रकार हैं, तो ये जो है क्या है कि वैसे तो एक है, पर स्थान और कर्म के आधार पे ये अलग अलग हैं। जैसे बात के बारे में बताया था कि उदान वायु है, प्राण वायु है, समान वायु है, अपान वायु है, व्यान वायु है, तो इस प्रकार से बताया। लेकिन वायु तो एक ही है, पर स्थान और कर्म से अलग अलग नाम है। इसी प्रकार से पित्त तो है लेकिन वो स्थान और कर्म से अलग अलग नाम है। जैसे कोई क्या है, पाचन कर रहा है, तो इसका नाम डाइजेस्टिक पित्त हमने रखा है, नाम रख दिया है ऋषियों ने, पाचक पित्त है जी, है ना, क्योंकि ये पाचन कार्य कर रहा है और ये अमाशय आदि क्या है कि अमाशय में है, तो इस कारण से इसका नाम जो है पाचक पित्त है। इसका स्थान भी जानेंगे। रंजक पित्त जो है रंगने का कार्य कर रहा है ना, रस को रक्त बना रहा है, रस को रंगने का काम कर रहा है, ये यकृत और प्लीहा में है। इस प्रकार से हम जानते हैं। साधक पित्त आपके हृदय में है, आलोचक पित्त आपकी आँखों में, भ्राजक पित्त आपके त्वचा में है। तो आगे डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो पित्त के 5 भेद कौन कौन से हैं, तो पित्त के 5 भेद इस प्रकार हैं। प्रथम आया है पाचक पित्त जी, ठीक है, तो क्रम से हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। तो पाचक पित्त पहले आया है। तो पाचक पित्त ये जो है इसके स्थान भी बताने वाले हैं आगे, पर पाचक पित्त जो है पहले आया है, प्रमुख है जी पाचक पित्त, है ना। तो पाचक पित्त को हमने डाइजेस्टिव, है ना, इस प्रकार से नाम दिया है कि पाचन का कार्य कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है, तो इस प्रकार से इसका नाम डाइजेस्टिव पित्त है। तो पाचक पित्त है। दूसरा रंजक पित्त, ठीक है जी, रंजक पित्त जो यकृत और प्लीहा में रहता है। देखिए पाचक आदि पित्तों के स्थान, है ना, तो पाचक आदि पित्तों के स्थान, तो ये पहले पढ़ दीजिए जी, है ना, कहाँ रहता है ये सब, पढ़िए इसे। गुरुजी यहाँ तप संतत से, हाँ, ये पाचक आदि पित्तों के स्थान ऊपर।
आदि पित्तों के स्थान पाचक पित्त अग्नाशय में, रंजक पित्त यकृत और प्लीहा में, साधक पित्त हृदय में, आलोचक पित्त दोनों नेत्रों में और भ्राजक पित्त संपूर्ण त्वचा में रहता है। हाँ जी, पाचक आदि पित्तों के स्थान यानी कि बताया जा रहा है कि पित्तों के स्थान क्या है। हम लोगों ने देख लिया कि ये 5 पित्त हैं, है ना। मेलालिन भी है, हीमोग्लोबिन भी है, इंटेलेक्ट और विजुअल और डाइजेस्टिव, ये सब 5 प्रकार के, है ना, इसका है ना प्रकार है स्थान और कर्म के आधार पे। तो पाचक आदि जो पित्त है, 5 प्रकार का जो पित्त है, तो ये कहाँ रहता है। तो देखिए, भाव प्रकाश निघंटु पूर्व खंड अध्याय 3 में क्या बताया गया है। और बताया गया है कि पाचक आदि पित्त अग्नाशय में रहता है। पाचक पित्त अग्नाशय में, ठीक। वैसे अमाशय भी माना जाता है। चलिए ठीक है, अभी और भी अष्टांग हृदय का भी मैं बताने वाला हूँ। तो पाचक आदि पित्त अग्नाशय, अमाशय, अभी ये समझना है आपको। फिर दूसरा है रंजक पित्त। रंजक पित्त यानी कि हीमोग्लोबिन जी, ठीक है। दूसरा नंबर में हीमोग्लोबिन, रंजक पित्त। तो रंजक पित्त यकृत और प्लीहा में, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यकृत में प्लीहा में रहता है, कुछ कहते हैं कि नहीं यकृत में रहता है, लेकिन यहाँ पे स्वीकारा गया है यकृत और प्लीहा में जी। तो रंजक पित्त, है ना। तो रंजक पित्त यकृत और प्लीहा। साधक पित्त आपके हृदय में, साधक पित्त आपके हृदय में, और आलोचक पित्त आपके नेत्रों में, आलोचक पित्त आपके नेत्रों में। और भ्राजक पित्त जो इसे मेलालिन कहते हैं जी, ये कहाँ क्या है, ये भ्राजक पित्त है, मेलालिन, है ना। अभी एक क्या है, वैद्य सुमेश पाल जी का प्रश्न आया था समय क्लास के लास्ट में कि गोरा करने का उपाय बताइए। ठीक है, तो उपाय तो है लेकिन कभी प्रयोग नहीं किया है, लेकिन करना है। अगर क्या है कि कंसेप्ट क्लियर आ जाता है समझ में, तो समझ में आएगा तो आप कर सकते हैं। भ्राजक पित्त ही बिगड़ा हुआ है जी, यानी कि मेलालिन के ऊपर, भ्राजक पित्त के ऊपर निर्भर करता है जी कि भ्राजक पित्त कैसा है ना। तो भ्राजक पित्त संपूर्ण त्वचा में रहता है। तो त्वचा को ही तो गोरा और काला करना है आपको, आप गोरा की बात कर रहे थे ना। तो पाचक आदि पित्त अग्नाशय में, रंजक पित्त यकृत प्लीहा में, साधक पित्त हृदय में, आलोचक पित्त आपके दोनों नेत्रों में, और भ्राजक पित्त संपूर्ण त्वचा में, चेहरे की भी त्वचा, हाथ पैर और पीठ चेस्ट सभी मतलब त्वचा में रहता है भ्राजक पित्त। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम तो आपको सभी पित्त के नाम समझ में आ गया होगा। पित्त के सभी क्या है कि प्रकार आपको समझना होगा। तो क्या क्या प्रकार है, पाचक पित्त, रंजक, है ना, साधक, आलोचक, भ्राजक, इस प्रकार से क्रम से। तो पाचक पाचन का कार्य कर रहा है, रंजक रंगने का काम कर रहा है, साधक जो है मतलब धारण कर रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति को धारण कर रहा है। आलोचक पित्त जो है ये विजुअल के बताया जा रहा है, यानी कि देखने के काम में आ रहा है। और भ्राजक पित्त आपका मेलालिन है जी, जो त्वचा में आपके पाया जा रहा है। तो पित्तम पंचात्मकम, पित्त के 5 भेद हैं जी, जो इस प्रकार है, ठीक है, भागवत ने भी कहा है। तो अब जानते हैं ये जो पित्त है तो इसका अर्थ क्या है ना। और आज के क्लास क्या रहेगा जी कि पित्त और अग्नि में अंतर क्या है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पित्त है, कुछ लोग कहते हैं अग्नि है, तो समझ में नहीं आता है कि अग्नि ही पित्त है कि पित्त ही अग्नि है, दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है ना। तो पित्त और अग्नि में हम लोग अंतर आज देखने वाले हैं। आज का टॉपिक यही है, ठीक है। तो पित्त के वैसे 5 भेद आपका नाम पता चल गया। अब जानेंगे एक एक पित्त के बारे में, है ना। पाचक क्या है, रंजक क्या है, और इसकी पंचभौतिक संरचना क्या है, कैसे कार्य करता है हमारे शरीर में। लेकिन इससे पहले पित्त में थोड़ा क्या है, पित्त और अग्नि में जो कन्फ्यूजन है इसे हम दूर करते हैं जी, ठीक है। तो पित्त क्या है, अग्नि क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़िए, तप संताते। तप संताते से पित्त शब्द बनता है, जिसका अर्थ है कि जो उष्मा या ताप करे उसे पित्त कहते हैं। शरीर की उष्मा, टेम्परेचर पित्त के कारण होती है। पित्त ही आहार, पाचन या धातु पाक, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म करता है। पित्त का उष्ण गुण ही अग्नि के नाम से जाना जाता है।
बाहर सृष्टि में जैसे वायु, सूर्य और चंद्र हैं, वैसे ही शरीर में वात, पित्त, कफ हैं। सृष्टि में सूर्य है तो प्राणी में पित्त है। बाहर जो कार्य सूर्य करता है, शरीर में वही कार्य पित्त करता है। पित्त का मुख्य स्थान ग्रहणी या अधो आमाशय है और वहीं से वह अपने अन्न भेदों को पोषण देता है। अतयो कोष्ठ अग्निमांद की स्थिति में धातु अग्निमांद भी हो जाता है। अन्य दोषों की तरह पित्त के भी पोष्य पोषक भेद होते हैं। आहार से पाचन की प्रक्रिया में पोषक पित्त का निर्माण होता है, जो शोषित होकर शरीरस्थ पोष्य पित्त का पोषण करता है। आहार को पचाने के लिए जो पित्त शरीर से कोष्ठ में आता है, वह पोष्य पित्त होता है और पाचन के बाद पोषक पित्त बनता है। चलिए ठीक है ना। तो इसे समझते हैं। देखिए वैसे तो इसमें क्या क्या मुख्य रूप से क्या समझना है कि पित्त शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है उष्मा या ताप, उसे ही पित्त कहते हैं। शरीर की उष्मा मतलब टेम्परेचर पित्त के कारण होती है ना। तो यहाँ पे समझना ये है कि पित्त शब्द जो है क्या है कि तप्त संताते से पित्त शब्द बनता है। मतलब पित्त शब्द तप है ना, तप संताते, ऐसा मतलब क्या है कि तप करके जो बनता है ना पित्त, यानी कि जो उष्मा या फिर ताप से है ना, ताप तप यहाँ पे ताप करे उसे पित्त करे कहते हैं है ना। तो उष्मा या ताप करे उसे पित्त कहते हैं है ना। उष्मा करे, गर्मी करे, उसे पित्त कहते हैं। तो शरीर की उष्मा जो पित्त के कारण ही होती है। पित्त ही आहार का धातुपाक करता है। पित्त ही आहार पाचन है ना और धातुपाक करता है। धातुपाक भी बताएंगे, जैसे क्या है कि आहार पाक और धातुपाक क्या है। जैसे आपने भोजन ग्रहण किया और उस स्थूल भोजन का क्या हुआ कि पचन हुआ, रस बना, फिर आगे धातुपाक होगा। रस, रक्त आदि धातु का जो है अग्नि है वो पचाएगा। तो देखिए वैसे तो क्या है कि कुछ अभी देखिए, अभी भाव प्रकाश निघंटु से थोड़ा मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस है ज़्यादातर भाव प्रकाश निघंटु से रहेगा और भी भेल संहिता से रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया है कि पित्त है और अग्नि है, एक है, दोनों मतलब क्या है कि एक ही जैसा है ना, और लेकिन अलग अलग है जी, है ना। पर अभी आपको जो है मैं ये बता रहा हूँ कि पित्त ही मतलब क्या है कि पित्त यहाँ पे कहें या अग्नि कहें, है ना, वैसे जो है दोनों एक ही है ना। यहाँ पे भाव प्रकाश निघंटु में माना गया है कि दोनों एक ही है। तो पित्त का उष्ण गुण ही अग्नि के नाम से जाना जाता है कि पित्त के जो उष्ण गुण है, पित्त के तो वैसे बहुत सारे गुण हैं जी। जैसे बात के आपने देखा कि 8 गुण है, तो ठीक है, तो हम किसको कहेंगे बात? वृक्ष गुण को कहेंगे, खर गुण को कहेंगे, शीत गुण को कहेंगे, चल गुण को कहेंगे, किस गुण को हम बात कहेंगे? तो नहीं, ये गुणों के सामूहिक नाम बात है। इसी प्रकार से ये है जी कि किसको पित्त कहेंगे, है ना। तो पित्तम सा स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, 9 गुण बताया मैंने। पित्त का बहुत सारे गुण हैं, तो उसमें से उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है, लघु गुण है, शासनीय गुण है, द्रव गुण है ना। तो इस प्रकार से जो गुण है, विशद गुण है, तो ये सब जो गुण है, तो ये सभी गुणों के सामूहिक नाम ही पित्त है। लेकिन क्या है, पित्त का उष्ण गुण अग्नि है जी, है ना। आप कहेगा पित्त का द्रव गुण अग्नि होगा, तो नहीं होगा। तो जो पित्त का उष्ण गुण है वो अग्नि है जी, और बाकी पित्त का स्नेह गुण क्या है जी, अग्नि नहीं है। पित्त का लघु गुण अग्नि नहीं है। पित्त का और भी गुण है जी, है ना। तो वो सभी गुण जो है, क्या क्या गुण है, पित्त का द्रव गुण, है ना। तो पित्त का द्रव गुण अग्नि नहीं है जी, समझना है। देखिए इसे, है ना, क्या क्या अग्नि है ना। तो अग्नि केवल जो है पित्त का उष्ण गुण है जी, ये समझना है आपको। और इसके अलावा जितने भी गुण हैं वो सब केवल पित्त है ना। तो पित्त के सभी गुण फिर से एक बार हम
क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जैसे पित्त है तो पित्त क्या है, तो सभी गुणों के समूह का नाम पित्त है जी, है ना। जैसे पित्त का गुण है कि ये सनिग्ध होता है, कुछ सनिग्ध है ये, पित्तम सासन्य तीक्ष्ण उष्णम, तो ये सनिग्ध है, ये तीक्ष्ण है, ये उष्ण है, ये लघु है, ये विशद है। एक एक मतलब शब्द का पहले हमने अर्थ डिटेल से समझा दिया है और एक दो साथी को आज जोड़ा गया है, नए ग्रुप में आए हैं, तो क्या है कि थोड़ा अगर समझ में नहीं आता है तो पहले का वीडियो हमारे क्लास के लगभग 42 वीडियो है ना यूट्यूब पे पब्लिक है, आप इसे देखना है ना। आप थोड़ा स्पीड में करके 2x में स्पीड में आप देखिए, जल्दी देख लेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पित्त क्या है, पित्त है जी, देखिए पित्त का अभी आज के टॉपिक में भी मैंने लाया है ना। पित्त के स्वरूप क्या है जी, पित्त के स्वरूप, ये पढ़िए पहले, पित्त के स्वरूप, उस समय गुण पढ़ा था, अभी स्वरूप पढ़िए। पित्त के स्वरूप, पित्त उष्ण, गरम, द्रव, पतला, पीला, नीला, प्रधान रूप से सत्व गुण वाला, सरदस्त लाने वाला, कटु, कड़ुआ, लघु, हल्का, स्निग्ध, घृत आदि तक की भांति स्नेह से युक्त, तीक्ष्ण और पाक होने पर अम्ल खट्टा हो जाता है। देखिए पहले हमने बताया था आपको पित्त के गुण, तो पित्त के 9 गुण हमने बताया था, है ना। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ पित्त के स्वरूप। तो गुण और स्वरूप में क्या अंतर है जी, गुण तो अलग होता है जी पित्त, है ना, और स्वरूप अलग होता है, लेकिन हाँ जैसा गुण होता है वैसा ही स्वरूप होता है, ये भी जान लीजिए, है ना, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। तो पित्त के गुण क्या था, पित्त के गुण था ये कुछ सनिग्ध होता है, पित्त क्या है, सनिग्ध है, लेकिन ये अल्प सनिग्ध 50% मान सकते हैं। तो कुछ सनिग्ध, उष्ण और तीक्ष्ण होता है, लघु होता है, विशद यानी कि क्लियरनेस, इसे हम निर्मल स्वच्छता से जानते हैं, है ना। सर यानी कि बहने वाला हम कह सकते हैं, सर सरकने वाला, और द्रव यानी कि लिक्विड, और 2 बताया था 7 हो गया। और अम्ल, पित्त क्या है, अम्ल होता है, एसिड होता है। और कटु, ये जो है कटु बताया गया, अम्ल और कटु रस जैसा होता है। तो देखिए पित्त के स्वरूप क्या है जी, पित्त उष्ण है, गर्म है, द्रव है, नीला है, नीला, प्रधान रूप से सत्व गुण वाला, गुण बताया जा रहा है कि सत्व रजतम होता है ना, तो सत्व गुण वाला। सर यानी कि दस्त लाने वाला, कटु यानी कि कड़वा, लघु यानी कि हल्का, सनिग्ध यानी कि चिकना, तीक्ष्ण यानी कि तेज, यही सब है ना। तो जो गुण है उसी के स्वरूप में, उसी के जैसा उसका स्वरूप है, तो गुण और स्वरूप इस प्रकार से समझना है। तीक्ष्ण और पाक होने पे अम्ल और खट्टा हो जाता है जी, तेज है, तीखा है, और पाक होने पे, विपाक होने पे वैसे भी अम्ल है, और पाक होने पे भी अम्ल है, ठीक है, खट्टा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ना। तो पित्त क्या है, अग्नि क्या है, अब मैं फिर से बताता हूँ। देखिए पित्त के है 9 गुण जी, है ना। जैसे ये सनिग्ध होता है, थोड़ा उष्ण है, तीक्ष्ण है, लघु है, विशद है, विशद यानी कि एक एक शब्द को आपको याद रखना है, ठीक है। विशद मतलब होता है क्लियरनेस। और ये सर है ना, यानी कि सरकने वाला, द्रव है यानी कि लिक्विड है, और कटु है और अम्ल है। इस प्रकार से जो भी 8-9 गुण आपको याद रखने, समझने हैं आपको कुछ, तो ये सभी गुण के समूह का नाम पित्त है। ये सभी गुणों के, है ना, ये सभी गुणों के समूह का नाम पित्त है। ऐसा कोई एक गुण का नाम पित्त नहीं है। जैसे कहेगा जी द्रव, तो द्रव क्या है, पित्त नहीं है तो पित्त ही, लेकिन क्या है, एक ही है ना। तो सभी गुणों के समूह का नाम पित्त है, और उसमें से एक गुण है उष्ण, और उष्ण गुण अग्नि है। आ गया होगा समझ में वैसे तो, है ना। तो उसमें जो एक गुण है उसका नाम है उष्ण गुण, वो उष्ण गुण को हम अग्नि कह सकते हैं।
बाकी हम लघु गुण को अग्नि कहेंगे जी? हैं? सर गुण को अग्नि कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, पित्त कहेंगे कि अग्नि कहेंगे? बताइए, समझ में आया अग्नि और पित्त में अंतर? समझना जरूरी है कि हम आगे बढ़ेंगे। बताइए जी। जी आचार्य जी, तो अग्नि क्या है जी? तो कहिएगा पित्त का उष्ण गुण है। और पित्त क्या है जी? तो कहिएगा कि उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, है ना, सर, लघु, विशद, ये सभी गुणों का नाम पित्त है। तो पित्त इसे कहते हैं। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि आगे और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक इसलिए हमने ये रखा है कि पित्त के 5 भेद तभी समझ पाएंगे, क्योंकि बार बार अग्नि आएगा शब्द और बार बार जो है आपको पित्त आएगा शब्द। तो पित्त और अग्नि में क्या अंतर है अभी और देखने वाले हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। रखिए प्रश्न, प्रश्न तो करना है तभी तो आगे बढ़ेंगे। नमस्ते गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी। मैंने पहले ही पूछा था, कटु और तिक्त वो दोनों में से भेद नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने सर्च किया, तिक्त को भी कड़वा आता है और कटु को भी कड़वा आता है। चलिए ठीक है, इसके ऊपर अभी बहुत बड़ी क्लास होने वाला है रसों के ऊपर, है ना। अभी तक आपको रस का नाम ही नहीं पता चल पाया है कि कटु और कड़वा में क्या अंतर है। सॉरी, कटु में और तिक्त में जो देखो क्या है, नीम जैसी जो लगती है ना वो तिक्त रस की है ना, इसको तिक्त कहते हैं, तीखा भी कह सकते हो आप। और जो कटु है वो काली मिर्च है। बाकी बाद में बताएंगे जी। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया तो बाद में बताएंगे आप। गुरु जी तिक्त यानी कड़वा होता है ना? तीखा होता है जी। ठीक है, आपको जो शास्त्रों वाला शब्द याद रखना है, अपना जो है लोकल वाला कुछ नहीं भूल जाना है, ऐसा है इसको। इसीलिए मैं कुछ बोलूं, इसीलिए बोला जाता है तिक्त पदार्थों का कम सेवन करें। चलिए ठीक है, अभी और बता देंगे, कोई बात नहीं। इसका इंग्लिश में भी तो बहुत सारे नाम होंगे तो मैं बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको तिक्त शब्द आता है तो नीम समझना है जी कि नीम ही तिक्त होता है, और कटु कहें तो काली मिर्च समझना है जी। तो दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? बताइए, बहुत अंतर है। आप टेस्ट करके देखिए, पता चलेगा अंतर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझा रहा था मैं, पित्त क्या है, अग्नि क्या है ना। तो पित्त आपको समझना है कि सभी गुणों के सामूहिक रूप से नाम है पित्त का, और पित्त का जो उष्ण गुण है वो अग्नि है जी। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अग्नि के नाम से, पित्त के उष्ण गुण ही अग्नि के नाम से जाना जाता है। बाहर सृष्टि में जैसे सूर्य है ना, नहीं, बाहर जैसे सृष्टि में वायु है, सूर्य है और चंद्र है। ठीक है, देखिए पहले आया है वायु, है ना, फिर आया है सूर्य, फिर आया है चंद्र। उसी प्रकार से हमारे शरीर में वात पित्त कफ है जी, है ना। तो वायु को वात और सूर्य को पित्त और चंद्र को कफ कहा है जी। ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, मतलब आप अनुमान लगा दिए, है ना। मन में विचार करिए कि जो वायु है वो वात है, और जो सूर्य है यानी कि उसमें तेज है, अग्नि है, तो वो पित्त है। और सूर्य चंद्र क्या है, सोम है, यानी कि ये जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत प्रधान, ये कफ है ना। तो सृष्टि में सूर्य है तो प्राणी में पित्त है जी, सही है कि नहीं। तो सूर्य क्या है, पित्त का जो है प्रतिनिधि है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि सूर्य से पित्त का जो है हम कर सकते हैं कोरिलेट। तो बाहर जो कार्य सूर्य करता है, क्या करता है जी, सूर्य क्या करता है ना, वैसा ही जो है हमारे शरीर में पित्त करता है। तो सूर्य क्या करता है, तो सूर्य क्या करता है कि ये जो निर्माण कार्य करता है, सूर्य है तो निर्माण कार्य चल रहा है, सूर्य नहीं होगा तो निर्माण कार्य बंद हो जाएगा, देखा जाए तो पित्त का मुख्य स्थान ग्रहणी है ना। तो अधो अमाशय, मतलब अमाशय के नीचे की बताया जा रहा है, ग्रहणी है ना, और वहीं से वह अपने अन्य भेदों को पोषण देता है। तो क्या है, पित्त के अन्य जो 5 भेद हैं, तो मुख्य रूप से क्या है कि मुख्य स्थान वहाँ पे है, ग्रहणी है, और वहीं से सभी को पोषण देता है, ताकत देता है। एज तब
कोष्ठ अग्नि मांद्य की स्थिति में धात्वा अग्नि मांद भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपका पाचक अग्नि मंद पड़ गई तो आपकी धात्वा अग्नि मंद पड़ जाएगी। तो पाचक अग्नि पहले स्थूल भोजन पाचन होता है, फिर सूक्ष्म पाचन होता है। ऐसे आपका भोजन पच गया, इसके बाद रस बना, तो रस से रक्त और रक्त से मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये क्या है? सूक्ष्म अग्नि है जी, है ना, सूक्ष्म पचन है ये। तो पहले तो पाचन जो है भोजन होना चाहिए, तभी जो है आपका वो सूक्ष्म पचन होगा। तो अन्य दोषों की तरह पित्त के भी पोषक भेद होते हैं। अन्य दोषों की तरह भी, जैसे बात का, पित्त का, बात का, कफ का था, है ना, भेद, इसी प्रकार से जो है इसका भी भेद, पित्त का भी आगे पढ़ेंगे। तो आहार से पाचन की प्रक्रिया में पोषक पित्त का निर्माण होता है ना। आहार से पाचन की प्रक्रिया में क्या बनता है? पोषक का जो निर्माण होता है, जो शोषित होकर के, है ना, शरीरस्थ, है ना, पित्त का पोषण करता है। आहार को पचाने के लिए जो पित्त शरीर से, यानी कि आहार को भी तो पाचन की जरूरत होता है ना, उसको पचाने के लिए पित्त शरीर से कोष्ठ में आता है और वह पोष्य पित्त होता है और पाचन के बाद पोषक पित्त बन जाता है। देखिए आपको क्या समझना है यहाँ पे, जैसे आपका पाचन की क्रिया है, तो पाचन की क्रिया करने के लिए, है ना, अग्नि की जरूरत होता है जी, है ना। तो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, है ना, कि भोजन को पचाता कौन है ना। तो अभी तो देखिए आया है पित्त, देखिए पित्त ही आहार पाचन का, है ना, कार्य करता है। तो क्या ये गलत है? और अभी देखिए आगे मैं बताने वाला हूँ, ये पढ़िए जी, आहार पाक के संबंध में विचार, ठीक है, कि भोजन को कौन पचाता है, पित्त पचाता है या फिर अग्नि पचाता है? पढ़ दीजिए इसे। आहार पाक के संबंध में विचार। अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस भोजन को कौन पचाता है, वात, पित्त, कफ अथवा अनुपान। तब भगवान पुनर्वसु ने कहा, इनमें से कोई भी आहार का पाचन नहीं करता। यदि ये सब भोजन पचाने में कारण होते तो फिर कोई भी वात आदि के सन्निहित होने से तथा सानुपात होने पर भी दुर्बल अग्नि वाला नहीं होता। उष्मा तथा तेज अग्नि शरीर के आहार को पचाता है, इनको काया अग्नि कहते हैं, यह सिद्ध हुआ। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे भेल संहिता से रेफरेंस मैंने दिया है आपको, कि भेल ऋषि ने आचार्य पुनर्वसु से पूछा, है ना, यानी कि विचार हुआ, बताया, है ना, कि आहार को कौन पचाता है। यहाँ पे प्रश्न उपस्थित होता है कि आहार को कौन पचाता है, वात, पित्त, कफ कौन पचाता है? तो इसका उत्तर है जी पित्त, क्योंकि पित्त का ही तो एक गुण है उष्ण, है कि नहीं। और देखिए लास्ट में लिख दिया है ना, उष्मा, है ना, पित्त का ही तो गुण है उष्मा, तेज पित्त का ही तो गुण है, और उसी को हम अग्नि कहते हैं, है ना। तो पित्त के उष्ण गुण को ही हम अग्नि कहते हैं, जो पचाता है भोजन को। उसे हम काया अग्नि भी कह सकते हैं, या फिर हम उष्मा कह सकते हैं, उष्ण। तो पित्त पचाता है कह सकते हैं, अग्नि पचाता है कह सकते हैं जी, कुछ भी कह सकते हैं। अब क्या है कि जो भी आप मान सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं पित्त पचाता है ना, तो क्यों पचाता है, क्योंकि उष्ण गुण तो पित्त का ही है ना। और कोई उसके गहराई में जाकर के कहेगा कि नहीं पित्त का उष्ण गुण पचाता है, यानी कि अग्नि पचाता है, तो अग्नि भी कह सकते हैं। तो शरीर के आहार को अग्नि पचाता है जी। वास्तव में पित्त का कौन सा गुण पचाता है? अग्नि गुण, है ना। पित्त का उष्ण गुण पचाने का कार्य करता है ना। लघु गुण नहीं पचाता है, सलक्षण गुण नहीं पचाता है, ये क्या कहते हैं, विशद गुण नहीं पचाता है ना। तो विशद गुण नहीं पचाता है, द्रव गुण नहीं पचाता है, लघु गुण नहीं पचाता है, तीक्ष्ण गुण नहीं पचाता है, अम्ल गुण नहीं पचाता है। तो पचाता कौन है पित्त का कौन सा गुण? तो पित्त का उष्ण गुण यानी कि अग्नि, ठीक है जी। तो पहले मैंने बता दिया था कि उष्ण पित्त का उष्ण गुण ही
अग्नि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या आपको समझना है यहाँ पे कि जो आपका आहार से पाचन की प्रक्रिया में पोषक तैयार होता है तो जो शोषित होकर के है ना शरीर का पोषण करता है, या कहिए कि अन्य सभी पित्तों का भी पोषण करता है। तो इस प्रकार से आपको समझना। अगला पढ़िए जी। अब जो है यहाँ पे ये पढ़िए। अब यहाँ पर शंका होती है, ये पढ़िए। अब यहाँ पर शंका होती है कि पित्त से अग्नि भिन्न है अथवा पित्त ही अग्नि है। इसे दूर करने के लिए उत्तर यह है कि पित्त के ही उष्ण आदि गुणों द्वारा आहार का परिपाक होना, खून बनने के लिए अन्न रस का लाल होना और आंख से दिखाई पड़ना इत्यादि कर्म संपन्न होते हैं। तब निसंदेह पित्त से भिन्न अग्नि कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात पित्त ही अग्नि है। अतयो अग्नि रूपी पित्त के ही स्थान भेद पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्रांजक ये 5 नाम होते हैं। और इसी विषय में वाग्भट भी कहते हैं कि पाचक पित्त प्रमाण में तिल के सदृश है। हाँ जी, और ठीक है। कठिन होने से यह ठीक है, मैं यहाँ तक समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे शंका जो आपको थी कि अग्नि क्या है, पित्त क्या है, तो पित्त से अग्नि भिन्न है अथवा पित्त ही अग्नि है। दोनों एक है या दोनों अलग अलग है, तो ये तो मैंने बता ही दिया, फिर भी इसको मैं पढ़ता हूँ। इसे दूर करने के लिए उत्तर यह है कि पित्त के उष्ण आदि गुणों द्वारा आहार का परिपाक होना है ना। पित्त का क्या है, उष्ण गुण के द्वारा। देखिए यहाँ पे प्रथम आया है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उष्ण गुण है जी। पित्त का उष्ण गुण द्वारा आहार का परिपाक होना, खून बनने के लिए अन्न रस का लाल होना। खून बनने के लिए मतलब अन्न रस, यानी कि रस जो है पहला धातु है वो अन्न रस कहलाता है, वो लाल होना और आँख से दिखाई पड़ना इत्यादि कर्म संपन्न होते हैं। तब निसंदेह पित्त से भिन्न अग्नि कोई पदार्थ नहीं है ना। देखिए जी यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है कि पित्त से है ना भिन्न अग्नि कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात पित्त ही अग्नि है। तो देखिए पित्त का उष्ण गुण ही अग्नि है, तो आप इससे भिन्न मान सकते हैं या फिर अलग भी मान सकते हैं, और मान भी सकते हैं अलग है, बिल्कुल अलग है अगर एक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि पित्त का द्रव गुण अलग चीज़ है, पित्त का लघु गुण अलग चीज़ है, पित्त का विशद गुण, पित्त का सर गुण, पित्त का द्रव गुण, पित्त का स्निग्ध गुण, तो सब अलग अलग है जी। और ये सब का सामूहिक नाम पित्त है। तो हम इसमें क्यों ज़्यादा चक्कर में पड़े कि पित्त ही अग्नि है, अग्नि ही पित्त है, दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है। बस इतना है कि पित्त के उष्ण गुण अग्नि है जी, इसको हम अग्नि कह सकते हैं, अर्थात पित्त ही अग्नि है, पित्त के उष्ण गुण ही अग्नि है। तब अग्नि रूपी पित्त के ही स्थान भेद होने से, यानी कि स्थान भेद से, कर्म से पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक ये 5 नाम होते हैं। और इसी विषय में वाग्भट ने बता दिया है ना कि 5 प्रकार के पित्त होते हैं, ये सब तो बता ही दिए हैं। तो पाचक पित्त प्रमाण में तिल के सदृश है और कठिन होने से यह दोष नहीं कहलाता। देखिए क्या है कि पाचक पित्त का प्रमाण बताया है जी। कुछ लोग बताते हैं कि पाचक पित्त जो अग्नि, मतलब पाचक पित्त या फिर अग्नि के बारे में बताया जाता है कि ये तिल के सदृश, मतलब तिल समझ है, तिल जो तिलहनीय पौधा होता है ना, तिल, इसमें तिल्ली सफ़ेद और काले तिल्ली होते हैं, वो उसके प्रमाण के बताया गया है जी। मतलब उस तिल के सदृश से ऐसा बताया है, अर्थात दोषों के मध्य में कहे हुए पित्त से भिन्न समझना चाहिए। और जब यह पित्त अधिकृत अर्थात विकार युक्त नहीं रहता, तब पाक, उष्मा, दर्शन, क्रिया, भूख, प्यास, रुचि, प्रभाव, मेधा, इस प्रकार से बुद्धि, सुरता, मैंने पित्त के जितने भी ये सब होते हैं है ना, जैसे पित्त बढ़ा तो भूख प्यास बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, मेधा, बुद्धि, सुरता, इस प्रकार से। तो शरीर की कोमलता, इन सब कार्यों के करने से प्राणी का उपकार करता है जी, शरीर की कोमलता, इस प्रकार से। यह पाचक पित्त पंचभूतात्मक है,
पाचक पित्त के बारे में विशेष रूप से इसमें बताया जा रहा है कि पाचक पित्त जो है पंचभूतात्मक है तथा पक्वाशय और अमाशय के मध्य में स्थित रहता है ये पाचक पित्त, है ना, पक्वाशय और अमाशय के बीच में, किंतु इसके पंचभूतात्मक होने पर भी इसमें तेज का ही गुण प्रधान रूप से होता है। पंचभूतात्मक कह दिया गया है, यानी कि ये पांचों महाभूत, वैसे तो सब चीज़ पंच महाभूतात्मक है, परंतु कोई न कोई महाभूत प्रधान होता है, जैसे कि पाचक पित्त तेज महाभूत, तेज का ही मतलब तेज महाभूत ही गुण प्रधान माना जाता है। तो इस प्रकार से तेजो गुण का ही प्राधान्य होने से यह द्रवत्व से रहित कठिन होता है और पाक आदि कर्म करने में से यह अग्नि, है ना, पाक आदि कर्म करने से अग्नि कहलाता तथा अन्न को पकाता है। और उस अन्न के सार भाग, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पंचभूतात्मक है और अग्नि महाभूत प्रधान है, इस कारण से द्रवत्व से रहित, यानी कि जब कोई वस्तु को हम धूप में सुखाएंगे तो उसके द्रव गुण सोख लिया जाता है तो कठिन होता है ना। जैसे कोई मिट्टी का कोई पिंड है, यदि आप धूप में रखेंगे तो सूख जाएगा, कठोर हो जाएगा, वो द्रव से रहित हो जाएगा। तो ये पाक आदि कर्म करता है पाचक पित्त, इसलिए अग्नि कहलाता है, अन्न को पचाता है और उस अन्न के सार भाग, रस जिसको हम कहते हैं, कीट भाग यानी कि मलमूत्र आदि को अलग करता है और उसी जगह अर्थात पक्वाशय और अमाशय के मध्य में स्थित होकर के शेष पित्तों को भी बलवान देता है। शेष पित्त यानी कि जो पाचक पित्त के अलावा और कौन कौन से हैं, भ्राजक है, आलोचक है, तो ये सबको बलवान देता है, उन सब को अपकार करता है, ये तब इसे पाचक पित्त कहते हैं जी। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अगला पॉइंट है जी कि ये जो पाचक पित्त है, तो आप मन में सोच रहे होंगे कि पाचक पित्त कभी कह रहे हैं कि अग्नि है, कभी कह रहे हैं कि पित्त है, दोनों एक है, फिर कभी कहते हैं दोनों अलग अलग है। तो इस पॉइंट से अभी जो है एक और है ये पॉइंट, है ना, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि देखिए ऐसा है, मैं भी, आप पढ़िए, पहले पढ़िए इसे। कहाँ से गुरुजी? अब इस जगह, हाँ, एक मिनट। अब इस जगह यह शंका होती है कि यदि पित्त और अग्नि का अभेद है, अर्थात दोनों एक हैं, तो क्यों घृत पित्त का समन करने वाला तथा अग्नि का दीपन करने वाला होता है तथा मत्स्य पित्त का उत्पन्न करने वाला होता है, किंतु अग्नि का दीपन करने वाला नहीं होता। पित्त की अधिकता से अग्नि तीक्ष्ण होता है, यह भी कैसे होता है? तथा जिसके दोष समान होते हैं, अर्थात कोई दोष न्यून अधिक रूप से नहीं रहते, तो उसका अग्नि सम न विषम और न मंद होता है, यह भी कहना ठीक नहीं हो सकता। तथा पित्त द्रव पतला, स्निग्ध, स्नेह युक्त और अधोगामी होता है, किंतु अग्नि इसके विपरीत द्रव तो आदि रहित, यह भी कहना कैसे ठीक हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि पित्त अग्नि के निरंतर रूप से रहने का स्थान है और इसी पित्त को, चलिए ठीक है, क्योंकि लंबा टॉपिक है तो कोई बात नहीं, है ना। देखिए अभी तो आपको मैंने बताया कि पित्त और अग्नि अलग अलग है, फिर मैंने बताया पित्त और अग्नि एक ही है, तो आपको समझ में भी आ गया, क्योंकि जो गुण था 9 गुण, है ना, स्निग्ध गुण, है ना, सर गुण, विशद गुण, द्रव गुण, उष्ण तीक्ष्ण गुण, लघु गुण, कटो गुण, अम्ल गुण, तो ये सब गुणों के नाम पित्त है और उनमें से जो उष्ण गुण है उसको हम केवल अग्नि कह रहे हैं। ठीक है, तो अग्नि ये है जी, पित्त के उष्ण गुण है, तो हम चाहे कह सकते हैं कि दोनों एक ही है ना। तो बस ये क्या है कि जो अग्नि है वो पित्त का ही एक गुण है जी, पित्त का ही एक गुण है, या फिर हम इसको अलग भी मान सकते हैं, अलग ही है मतलब कि सभी गुणों के नाम पित्त है और एक गुण का नाम जो अग्नि उष्ण गुण है उसका नाम जो है
अग्नि है। तो यहाँ पर शंका होती है कि पित्त और अग्नि का अभेद है, पित्त और अग्नि का अभेद है, अर्थात दोनों एक है ना। वैसे तो कभी कहा कि अलग है, तो अलग किस दृष्टिकोण से, क्योंकि सभी गुणों का नाम है पित्त और यहाँ पे एक गुण का नाम, उस गुण का नाम यहाँ पे अग्नि है। तो अभेद है कि नहीं है, यानी कि अलग अलग है। और अगर देखा जाए तो एक ही है, मतलब क्या है कि उसी का भेद है ना। तो इसी का एक गुण है, पित्त का ही एक गुण है अग्नि, है ना। तो अर्थात दोनों एक है। तो एक प्रश्न आता है कि घी जो है पित्त का समन करता है, जो सभी जानते हैं जी, है ना। सभी जानते हैं कि तथा तैलम घृतम मधु, है ना। क्या सूत्र है जी भागवत का, कि तथा तैलम घृतम मधु, घृतम मधु, कि बात पित्त कफ को क्रमशः तेल, घी और शहद ठीक करता है जी। परम औषधि है, बात की परम औषधि तेल है, पित्त की परम औषधि घी है और कफ की परम औषधि शहद है। बस अनुपान बदलिए, औषधि बदलिए और इस प्रकार से अपना अच्छे तरीके से प्रयोग करिए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो बात वाले रोगी को हम क्या करते हैं, तेल से अधिक तेल अभ्यंग कराते हैं, विभिन्न प्रकार के मेडिकेटेड तेल देते हैं, बस्ती देते हैं जी, मालिश करते हैं जी, है ना। और पित्त वाले को हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मेडिकेटेड घी पिलाते हैं जी, है ना। तो ऐसा है कि दोनों एक ही है, पित्त और अग्नि एक ही है। तो बताइए कि घृत यानी कि घी पित्त का समन करता है, लेकिन अग्नि का दीपन क्यों कर रहा है। अग्नि का दीपन करता है ना, जैसे कोई भी घी खाते हैं तो अग्नि का दीपन करता है, घी को बताया गया अग्नि दीपन, है ना। और देखिए भी, है ना, कोई जल क्या है कि मतलब क्या है कि आप भोजन बना रहे हैं लकड़ी पे, तो आप घी डालिए, माने अग्नि पे घी डालिए तो अग्नि बढ़ जाता है जी। वैसे भी तो पित्त, वैसे तो पित्त अग्नि मतलब क्या है कि घृत जो है पित्त का समन करता है, यानी कि मतलब उष्ण गुण को कम करता है, लेकिन अग्नि का दीपन करने वाला होता है ना। फिर दूसरा पॉइंट है कि मत्स्य यानी कि पित्त का, मत्स्य यानी मछली पित्त का उत्पन्न करने वाला होता है, पित्त बढ़ाने वाला होता है मछली खाने से, लेकिन अग्नि का दीपन करने वाला नहीं होता है। पित्त बढ़ा रहा है लेकिन अग्नि ही दीपन नहीं कर रहा, अग्नि मंद कर रहा है जी। तो देखिए इसका एक ही उत्तर है जी, प्रभाव, है ना। मैं आपको समझाता भी हूँ प्रभाव क्या है ना। तो देखिए कोई भी औषधि जो है कैसे काम करता है जी, है ना। इसके ऊपर एक हम क्लास रखेंगे कि कोई भी औषधि कैसे कार्य करता है, इसका गुण है, इसका कर्म है, इसका रस है, इसका वीर्य है, इसका विपाक है और उसका प्रभाव है। फिर से मैं कहता हूँ जी, पहला है रस, है ना। कोई भी औषधि कैसे काम करता है, रस से, वीर्य, विपाक, ठीक है, रस से, वीर्य, विपाक, प्रभाव, गुण, धर्म। तो इस प्रकार से हम 6 मान लेंगे। फिर से मैं कहता हूँ, रस, है ना, रस यानी कि कौन सा रस है उसमें, मधुर है, अम्ल है, लवण है, तिक्त है, कटु है, कसाय है, क्षार है। तो इस प्रकार से जो हम 6-7 रस जानते हैं, तो कोई भी औषधि क्या है, इन्हीं 7 में से रस में से एक होगा, या तो मधुर होगा, अम्ल होगा, माने मीठा होगा, या तो तिक्त होगा, कटु होगा, कसाय, इस प्रकार से होगा ना, लवण होगा। तो देखिए कि कोई भी औषधि या तो रस से काम करेगा, जैसे मधुर रस होगा तो पित्त को ऑटोमेटिक समन करेगा, लेकिन कोई औषधि ऐसा होता है जो रस से काम नहीं करता है, विपाक से काम करता है, विपाक से बलवान होता है, रस से बलवान नहीं होता, उसका विपाक काम करता है ना। विपाक यानी कि पचने के बाद, है ना, विपाक होता है कि अम्ल विपाकी है, मधुर विपाकी है, क्या है ये, है ना। तो इस प्रकार से विपाक हम जानते हैं, आगे बताएंगे। जैसे गुरुजी कोई उदाहरण दे के बताओ ना। हाँ, उदाहरण भी बहुत सारे उदाहरण है, मैं बताता हूँ, है ना। पहले इसको एक एक करके मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, उदाहरण भी आ जाएगा सामने। तो रस हो गया, जैसे आपको मैंने बताया था जी आंवला के बारे में। आंवला क्या है जी,
आंवला का रस क्या है, क्या लगता है आपको खाने में, कौन सा रस प्रधान है? मीठा भी है। क्या जी? आंवले में मीठा भी है और खटाई भी है। नहीं, आंवला का जो रस है ना वो अम्ल है, आंवला अम्ल है ये, है कि नहीं? भाव प्रकाश मीठा भी लगता है गुरुजी, गुरुजी मीठा भी लगता है और कसेला भी है। इसमें पचने के बाद विपाक हो जाता है वही। इसमें 5 रस है लवण को छोड़ करके, लेकिन पचने के बाद जो है मधुर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यही है, इसको विपाक कहते हैं कि रस तो अम्ल है, तो आंवला जो है रस से बलवान नहीं है कि ये काम करेगा। अब देखिए गिलोय है जी, है ना, या फिर कोई भी ऐसा नीम है जी, तो नीम का रस क्या है, तिक्त है ना, और इसका विपाक कटु है। तो ये जो नीम है ना, ये अपना रस से बलवान है, ठीक है, ये विपाक से बलवान नहीं है। अगर विपाक से बलवान होता तो जानते क्या होता, पित्त को बढ़ा देता, लेकिन नीम क्या पित्त को बढ़ाता है, कभी नहीं बढ़ाएगा, पित्त का समन करता है नीम, छाल हो नीम पत्र हो, तो जो भी है नीम जो है पित्त का समन करता है। और आंवला जो है अम्ल है, तो क्या ये पित्त को बढ़ा देना चाहिए था, आंवला अम्ल है, पित्त को बढ़ा देनी चाहिए था, लेकिन ये पित्त का भी समन कर देता है, क्योंकि आंवला जो है विपाक से बलवान है, इसका जो विपाक है उससे बलवान है। तो आगे समझ में ना कि रस बलवान है कि मतलब अलग अलग औषधि है, और कुछ ऐसा औषधियाँ होती हैं, है ना, जैसे बहुत सारी औषधियाँ हैं जो अपने क्या है कि प्रभाव से काम करता है। जैसे में मदन फल उसका प्रभाव है ना, जमाल घोटा उसका प्रभाव है जी, है ना, इसका प्रभाव से अपना काम करता है। ये रस वीर आदि से नहीं काम करता है, ये प्रभाव से काम करता है। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि जो घी है ना, घी क्या है, पित्त का समन कर रहा है और अग्नि का जो है दीपन कर रहा है ना। तो अग्नि को अगर पित्त का समन कर रहा है तो अग्नि का भी समन कर देनी चाहिए। तो यही है जी कि घी जो है ना अपने मतलब क्या है, पित्त का जो है ये प्रभाव से काम कर रहा है, प्रभाव से काम कर रहा है ना, कि पित्त का समन कर रहा है। क्या समन कर रहा है ना। तो पित्त किसे कहेंगे, तो पित्त के तो आ गया यहाँ पे सलक्षण गुण भी, पित्त तो यहाँ पे विशद गुण भी आ गया जी, है ना। पित्त मतलब होता है उष्ण, तो उष्ण गुण को समन कर रहा है ये, है ना। घी जो है पित्त गुण का प्रभाव से समन कर रहा है और लघु गुण को ठीक कर रहा है ये, है ना। और साथ में जो है तीक्ष्ण गुण को भी कम कर रहा है ये। सर गुण भी जो अधिक बढ़ा जाता है उसको भी नॉर्मल कर रहा है, और द्रव गुण को भी, अगर उष्णता तीक्ष्णता कम हो तो द्रव गुण भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात जो अम्ल होता है, तो घी क्या है जी, घी अम्ल है क्या, नहीं, घी तो मधुर है ना। तो घी सबसे सात्म है, मधुर है, तो इस कारण से अम्ल गुण को भी, कटु गुण को भी नॉर्मल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपके भोजन में अधिक नमक पड़ गया जी, अम्ल हो गया, तो आप इसमें घी डाल करके काम चला सकते हैं, कम हो सकता है ना उसका थोड़ा सा। तो पित्त की अधिकता से देखिए, घृत जो है पित्त का समन करने वाला है, निश्चित रूप से पित्त का उष्ण गुण को कम करने वाला है, लेकिन अग्नि का दीपन करने वाला है प्रभाव से, है ना। अग्नि का दीपन करने वाला है, ठीक है, यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाला है। अब पित्त के जो है समन करने वाला है, पित्त के क्या समन करेगा, तीक्ष्ण गुण को कम करेगा जी, है ना। तो पित्त का समन करना मतलब तीक्ष्णता को करना, तेज को जो है कम कर देना, और अग्नि को दीपन कर देना जी, ऐसा आप समझ सकते हैं। और कोई प्रश्न है जी, कोई प्रश्न बनता है या फिर और कोई भी साथी समझाना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कोई अपना अनुभव। गुरु जी मेरा यहाँ एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये जितने भी मसाले हैं, जितने भी जड़ी बूटियां हैं, इनका सबका मतलब ये वीर्य, विपाक और रस, इनके बारे में अगर एक पीडीएफ लिस्ट भेज देंगे पीडीएफ के द्वारा तो हम सबको समझ में आएगा। बिल्कुल, इसके बारे में तो मैं पढ़ाऊँगा, अपने क्लास में है, ठीक है, अपने क्लास का सिलेबस में है कि मैं आप सभी को आपके आसपास में जितने भी औषधि हैं, है ना, 100 से अधिक औषधियों का मैं आपको गुण, धर्म, वीर्य, विपाक, प्रभाव, पहचान, इसका उपयोग बताने वाला हूँ जी। आप लोग। अच्छा गुरु जी, मैं भी एक चीज बताना चाहता हूँ, लोग इसका पीडीएफ भी मिलना चाहिए गुरु जी।
हाँ हाँ, जो आपके मतलब सब जगह सर्वत्र मिलता हो, जैसे भूमि आंवला देखिए अभी के समय में सर्वत्र मिल रहा है, लेकिन इसका प्रयोग जानेंगे, इसका वीर्य विपाक प्रभाव जानेंगे, तभी ना प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देखिए अभी जो है क्या है कि एक औषधि मिल रहा है लगभग सभी जगह, जिसका कहते हैं सुरबारी, जिसे हम लोग सुखाली भी कहते हैं, वीडियो भी डाला था अपने यूट्यूब पे। तो ये मिल रहा है, इसको इकट्ठा करना है, लेकिन इकट्ठा करने से पहले इसका गुण वीर्य विपाक प्रभाव जानेंगे तब ना है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे औषधियाँ जो है आसपास खेतों में क्या है, अपने आज भी अपने खेतों में ऋतु के अनुसार से बहुत सारी औषधियाँ उग रहा है जी, ऐसी बात नहीं है। तो वो सब का प्रयोग करेंगे, सभी का प्रयोग करेंगे गुण इसका जान करके। बताइए राकेश शुक्ला जी। मैं बोल रहा था कि लोग बोलते हैं मसाले और औषधि। मसाले शब्द अरब से आया हुआ उर्दू शब्द है, और औषधि हमारे वेदों में जितनी भी व्याख्या की गई है, हर चीज के लिए, जीरा के लिए भी औषधि बोला गया है, मिर्ची के लिए भी औषधि बोला गया है। चलिए, तो वैसे हर चीज़ औषधि है, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो औषधि ना हो। यहाँ तक कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, है ना, वो भी औषधि जिसमें हम रोटी बनाते हैं, यदि वो फूट भी जाता है बाद में भी वो औषधि काम आता है ना। तो एक एक जो है कंकड़ पत्थर ईंटें सब चीज़ औषधि है जी, कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे बताइए जी। संदीप कुमार प्रजापति जी, आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। वो हो गया था सर, वैसे ही हो गया था। चलिए ठीक है जी। और सुरेश तो जी, जो मिट्टी के बर्तन आप कह रहे हैं कि बाद में अगर फूट भी जाए तो वो किस काम आ सकते हैं, क्योंकि हम तो फिर उनको ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, बताएंगे। देखिए इसका भस्म बनता है जी, है ना, तो और उसका मैं इत्र बनाता हूँ। क्या इत्र मिट्टी का इत्र। देखिए जी, वो तो हमारे तो हर महीने एक बर्तन फूट जाता है, वो चलता है कि जाते। देखिए अपने क्लास में जो है देखिए जुड़े हुए हैं, इत्र बनाते हैं जी, ये है ना, राजेश शुक्ला जी जबलपुर से हैं। ये इनके पास विभिन्न प्रकार का इत्र है जी, मतलब कि प्योर नेचुरल, है ना, जैसे तुलसी का इत्र है जी, मैंने तुलसी का प्योर तेल है, या फिर गुलाब का इत्र है, मैंने कि देखिए मिट्टी का भी इत्र उन्होंने बता दिया कि हम मिट्टी के भी इत्र बनाते हैं। तो इनके पास सभी प्रकार का इत्र है, नेचुरल जितने भी फ्रेगरेंस है, मतलब इत्र कहेंगे, फ्रेगरेंस तो नहीं कहेंगे, इनके पास रहता है, बनाते हैं ये। चलिए ठीक है जी, है ना, मिट्टी का इत्र आपसे कभी बात करके देखते हैं किस प्रकार मिट्टी का इत्र क्या। चलिए कुछ तो देखिए लाभ ही होगा, आता है बहुत सारा इत्र। चलिए और भी इनका नाम क्या हुआ गुरुजी? परिचय दे दीजिए जी, आप परिचय दे दीजिए राजेश शुक्ला जी। मेरा नाम राकेश शुक्ला है, मैं जबलपुर के पास सेहुरा में रहता हूँ। जैसे आपके शरीर में नाभि होती है, वैसे मैं भारत की नाभि क्षेत्र से आता हूँ। भारत का केंद्र बिंदु मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। क्या नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा केंद्र का, वो क्या है, क्या कहलाता है? भारत आजाद हिंदुस्तान का भौगोलिक केंद्र नागपुर था, और भारत के आजाद भारत का भौगोलिक केंद्र जबलपुर है। जबलपुर के पास 40 किलोमीटर दूर पानुवरिया क्षेत्र पड़ता है, वहां से है। मैं वहां से 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ, सेहुरा में। और वहां पे बहुत सारी औषधीय चीजें बनाता हूँ, जैसे तुलसी का अर्क बनाता हूँ, श्यामा तुलसी का अर्क, ब्राह्मी का अर्क बनाता हूँ, जो दिमाग को तेज करता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। मैं हल्दी का अर्क बनाता हूँ, और जैसे मिट्टी का इत्र भी चर्चा चली तो मैंने मिट्टी का इत्र बताया कर दिया। और मिट्टी का बताएगा कि मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना चाहिए और उससे खाना खाना चाहिए। तो हमारा शरीर में मिट्टी से बना है ना, इसलिए पंच तत्व उसी को बोलते हैं, मिट्टी को ही। मिट्टी भी आती है पंच तत्वों में। आपसे बात कब हो सकती है? मेरे से चाहे जब बात होती है, 24 घंटे में। कोई बात नहीं, है ना, इनसे बात कर लीजिएगा, मैं नंबर डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, इनसे इत्र भी ले सकते हैं। गुलाब का इत्र मैंने लिया है, दिया है उन्होंने मुझे, है ना, अभी इनका पंचकर्मा चल रहा है वैसे तो, है ना। हाँ, और एक बात बता, मैं यहाँ पंचकर्मा कराने आया हूँ, मैं आश्रम में ही हूँ गुरु जी के, गौशाला में हूँ। आज मेरा स्वेदन और वो पूरा हो गया है, आज मालिश और वो अभ्यंजन चल रहा है। अभ्यंग स्वेदन चल रहा है, ठीक है, कल अभ्यंग स्वेदन चल रहा है। ठीक है,
चलिए ठीक है, परिचर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले सब्जेक्ट पे अपन काम करें। हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए आज का टॉपिक क्या था, मुख्य टॉपिक क्या था जी, है ना। तो इसमें अग्नि और पित्त के, है ना, कैसे हम समझ सकते हैं अग्नि क्या है पित्त क्या है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अब हम कल से जो है पढ़ेंगे, एक एक पित्त के बारे में पढ़ेंगे जी कल से जी, ठीक है जी। कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न रख सकते हैं जी। एक और टॉपिक बच गया, ये पढ़ दीजिए जी। मधुकोश में भी यह कहा गया है कि, ये पढ़िए। मधुकोश में भी यह कहा गया है कि द्रव्य के रूप में इससे जो तेज है उसके समूह रूप से स्थित पित्त का जो तेजो भाग है वही अग्नि है। इससे पित्त को भी अग्नि की भांति मुनि लोग मानते हैं, जैसे कि अत्यंत तपाए हुए लोहे के गोले को भी अग्नि की तरह लोग मानते हैं। वस्तुतस्तु अग्नि पित्त से भिन्न ही है, यही सिद्धांत है। इसी से रस प्रदीप में ठीक है। देखिए क्या कहा गया है कि शास्त्रों में भी यही कहा गया है जी। क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए कि तपाए हुए लोहे के गोले को भी अग्नि की तरह लोग समझते हैं, लेकिन वो अग्नि है क्या बताइए, है ना। अगर कोई अग्नि में तप गया है तो इसे हम क्या अग्नि की तरह ही लोग मानते हैं, लेकिन वो अग्नि है क्या, है ना। तो इससे पित्त को भी, है ना, अग्नि की भांति मानते हैं, है ना। पर क्या है कि दोनों अलग है। पित्त तो क्या है कि सभी गुणों के समूह का नाम है, पर उष्ण गुण क्या है कि ऐसा हम अग्नि कहते हैं जी, ठीक है। इसको समझना है। तो पित्त के स्वरूप भी मैंने बता दिया, और पित्त के स्थान क्या है ये पढ़ दीजिए। कहाँ कहाँ रहता है पित्त? पित्त के स्थान स्वेद, रस, लसिका, रक्त और आमाशय ये पित्त के स्थान हैं। इनमें से भी आमाशय पित्त का मुख्य स्थान है। पित्त की उष्मा का नियमन प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से स्वेद, रस, रक्त और लसिका द्वारा होता है। अतः ये पित्त के स्थान बताए गए हैं। पित्त का मुख्य कार्य पाचन है, अतः पित्त का मुख्य स्थान आमाशय बताया गया है। पाचन कर्म करने वाले पित्त के भेद का नाम। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए पित्त के स्थान कहाँ है जी, तो पित्त आपके रक्त धातु में रहता है, सबसे पहले याद रखना है। पित्त आपके स्वेद, रस, रक्त, स्वेद, लसिका, आमाशय, और आपको मुख्य रूप से आपको समझना है रक्त जी, ठीक है। बाकी आपको भूल जाना है, अभी रक्त विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो स्वेद भी आपको विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो रस और रक्त या फिर स्वेद, पसीना, विशेष रूप से रक्त का यहाँ पे रहेगा, है ना। तो पित्त का प्रमुख स्थान रक्त धातु है। तो बताइए, यदि आपके घर में 5 कमरे हैं और 5 कमरे में से एक कमरे में आप रहते हैं, 4 कमरे में कोई नहीं रहता है, तो जिस कमरे में आप रहेंगे उसी कमरे को आप गंदा करेंगे जी। चाहे आप किसी मतलब कुछ भी आप खाएं पिए फेंक दिए या फिर कुछ भी जाना आने हुआ तो आपके जो है धूल डस्ट वगैरह आएगा जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि जहाँ पे पित्त रहेगा उसी को दूषित करेगा ना। तो पित्त रहता है रक्त धातु में, तो पित्त दूषित करेगा भी रक्त धातु को, है ना। मांस धातु में नहीं रहता है, मेद धातु में नहीं रहता है, हाँ। अस्थि मज्जा धातु में पित्त नहीं रहता, अस्थि मज्जा में रहता है, अस्थि में रहता है, बात रहता है। तो पित्त का प्रमुख स्थान रक्त धातु है जी, ये आपको यहाँ से समझना है। अब पित्त का काम क्या है देखना, आलोचक पित्त है ना, पाचन करना, उसमें इस प्रकार से पित्त का काम है। और ये आज का टॉपिक में से ये बता ही दिया कि पाचन को कौन करता है जी। तो पाचन को तो मुख्यतः पित्त के उष्ण गुण करता है, यानी कि अग्नि करता है जी, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं जी। और आप सभी से आप लोगों को एक कार्य देते हैं जी, कहिएगा कि कैसा कार्य दे रहे हैं वैद्य जी। आप सभी को एक कार्य दे रहे हैं कि अभी जो है क्या है कि आप सभी को, है ना, जिनकी इच्छा होगा, है ना, वो क्या है कि एक मैसेज लिखेंगे जी, ठीक है। मतलब 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितना भी लिख सकते हैं, मतलब कोशिश करें शॉर्ट लिखने का, ताकि आपका, और अपना एक फ़ोटो भी भेज सकते हैं मुझे पर्सनल, लेकिन भेजिएगा, ग्रुप में भेजने का मतलब नहीं होगा,
है ना, भर जाएगा। या फिर भेज सकते हैं, ग्रुप में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अष्टांग हृदयम डेमो में मत भेजना जी, है ना। कई साथी क्या है कि डोनेशन फ़ी भी जो है उसी में डाल देते हैं, डेमो ग्रुप में, उसमें नहीं डालना है। मेरे को पर्सनल भेज देना है ना, ग्रुप में डिस्टर्ब नहीं करना है जी, ठीक है। और अभी अभी देखिए क्लास लेते लेते अशोक कुमार जी ने डोनेशन फ़ी भेज दिया जी। देखिए इनको कितना याद रहे, शायद इनको याद नहीं रहता होगा कि है ना भेजना है। अभी क्लास ले रहे हैं और अभी अभी कर दिया उन्होंने, है ना। तो ऐसा तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पर आप सभी को एक लिखना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है और क्या ज़रूरत है समाज को इस क्लास की, कैसे ज़रूरत है, इसके बारे में 10 लाइन लिखना है और अपना एक फ़ोटो भेजना है जी। अष्टांग हृदयम डेमो ग्रुप में भी भेज सकते हैं या फिर मेरे को पर्सनल भेज दीजिएगा। और आप सभी को जो है हम अपने यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे जी, ये पोस्ट को, ठीक है, बना करके, ठीक है, ताकि और भी लोग जो है प्रेरित हो, ठीक है, देख करके। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी साथी क्लास में आए हैं और या फिर यूट्यूब पे देखते हैं, तो उनका रहता है कि भाई जी आप हमको ट्रीटमेंट दे दो। तो देखिए जी ऐसा है कि हमारे क्लास के जो मेंबर हैं, अष्टांग हृदयम के जो मेंबर हैं, उसी को मैं ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, उसी का मैं पंचकर्मा नहीं कर पा रहा हूँ, दवाई नहीं भेज पा रहा हूँ। हमारे पास दवाई की कमी है जी, है ना, औषधि की कमी हो जाती है ना। और मैं दवाई बाज़ार से लाता नहीं हूँ, ये बात अब सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। मैं बाज़ार से औषधि लाता नहीं हूँ, हमारे खुद की जड़ी बूटी होती है, खुद की संग्रह होती है, हम उससे प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी बात, कुछ कहते हैं दवाई बता दो, हम बताएंगे कैसे, हम जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाई किया ही नहीं है किसके बारे में। जो जानते हैं वैसे तो, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो हम उसको प्रैक्टिस में करते ही नहीं। जो बाज़ार में औषधियाँ हैं, बोतलों में पैक, डिब्बों में पैक, हम उस पर प्रैक्टिस करते ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे आपको कि आप ये ले लो, ये ले लो। आप तो जब आप हमारे अष्टांग हृदयम क्लास के मेंबर बनेंगे और फिर मैं आपका जो है क्लास में आएंगे। और एक बात आज हमने सोचा है कि ऐसे नहीं आप लोगों को ट्रीटमेंट देंगे जब तक आप अपने बारे में नहीं बताएंगे कि हाँ हमारे में रुक्षता बढ़ गई है, खरता। अभी देखिए क्या है कि ये उद्धव सेकले जी जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमें व्हाट्सअप करते रहते हैं पर्सनल, भाई जी हमें लगता है ना कि हमें बात का रुक्ष गुण बढ़ गया है। फिर कहते हैं कि बात का जो है ये गुण बढ़ गया है, इनको खुद पता चल जाता है जी। तो देखिए पता है कि हमें ये गुण बढ़ गया, तो देखिए चिकित्सा भी हो जाएगा। अब जिसको कुछ अभी पता ही नहीं है तो ये कैसे चिकित्सा हो पाएगा। तो देखिए आपको तो पहले ठीक है जुड़ गए हैं, ट्रीटमेंट देर से मिल रही है, कोई बात नहीं। पर यही बात कहना चाह रहा हूँ यूट्यूब के पे सुनने वालों लोगों के लिए कि हम अपने जो मेंबर है उसी को मैं ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोगों को कैसे दे पाऊँगा मैं एक ही दिन में, है ना। तो एक साथी ने कहा मतलब कहीं मतलब क्या है कि वो जैसे कि अभी रविवार के क्लास में क्या हुआ था कि गया और उसको तुरंत जो है मालिश करके, अब मालिश और सिकाई करके इसको पंचकर्मा करने लगा, है ना। और अभी पूछिए राजेश शुक्ला जी से, आपको कितने दिन के बाद मालिश किया जी मैंने आपको? मेरे को 5 दिन मैंने घी पिया है, लगभग 600 ग्राम। हाँ जी, तब ना आपको मालिश किया। मैं खुद बनाया था। अच्छा आपको, आप हमारे जिस दिन आए हमारे पास, क्या मैं उस दिन आपको मालिश करना शुरू कर दिया? नहीं, मैं तो सुबह 7 बजे आया था, मेरी मालिश शाम को हुई थी। जब पहली बार आप आए हमारे पास तो क्या आपकी मालिश शुरू कर दिया था कि बैठो आप हमारे यहाँ 7 दिन 10 दिन रुको, 1 महीना रुको, मैं आपको मालिश करूंगा या फिर मैं आपको ठीक कर दूंगा? पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, गाइडलाइंस दिया और फिर आपको घर भेज दिया मैंने आपको, उसी दिन घर भेज दिया ना मैंने। फिर 8 दिन के बाद में आया, 8 दिन के बाद, 8-9 दिन के बाद में घी पी के आया। 5 दिन 5 दिन मैंने अपने घर में 600 ग्राम घी पिया, उसके बाद इन्होंने मिलाया तो तब और ये आश्रम में आने के 10 घंटे बाद वो प्रक्रिया स्टार्ट हुई। हाँ, तो जब पहली बार आप आए तब मैंने आपको रोक करके 1 महीना 10 दिन ऐसा मैंने कुछ भी आपको नहीं किया, मैंने आपको घर भेज दिया, आपको पूरी प्रक्रिया बता दिया और घर भेज दिया और बताया कि इस प्रक्रिया में ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ, आपको ऐसे क्या है कि ये सब औषधियाँ आपको लगने वाली है ना, ये सब बता दिया। तो ऐसा ही कोई साथी मतलब कहीं पे जा कर के अपना पंचकर्मा शुरू कर लिया और उसको लाभ नहीं मिला, बहुत दुबला पतला व्यक्ति था, उसका क्या पता बमन वगैरह करवाने के लिए सोचा इस प्रकार। तो उसने कहा कि भाई जी आप हमारा देखो, तो मैंने तो ये हमारा तो एक ही प्रक्रिया है कि जो अष्टांग हृदयम क्लास के मेंबर हैं उनके ट्रीटमेंट देखेंगे और बाकी समय मिलेगा तो आपकी भी देखेंगे जी, ऐसी बात तो है नहीं, हमारा तो धर्म है। बाकी यदि आप आ जाते हैं तब तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, है ना, ये तो हमारा फर्ज है। तो क्या है कि वो जो है रात को मैसेज किया, सुबह तक में उसको रिप्लाई नहीं मिला या फिर मैंने कुछ प्रश्न किया तो अगले ही दिन कह दिया कि नहीं आप तो क्या है कि हमें देख ही नहीं रहे हो, आप तो क्या है कि मजाक उड़ा रहे हो हमारा,
आप तो क्या है कि बाबा बन के बैठे हो, आप तो क्या है कि केवल जो है इस प्रकार से करे हो। तो मैंने, आप साधु संत हो, आप ऐसे क्यों करते हो? कल मैंने कब कहा कि मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ? है ना, मैंने कभी नहीं कहा मैं संत हूँ, है ना। लेकिन उसका मानना है, लोग मानते हैं कि हम संत हैं, पर हम कोई संत नहीं हैं। हम क्यों माने अपने आप को संत, क्यों कहें अपने आप को? लोग कहेंगे तो अलग बात है, पर अपने आप को क्यों माने हम गुरु हैं? हम क्यों माने हम क्या है कि संत हैं? हम क्यों माने अपने आप को आचार्य हैं? हम कभी नहीं कहते हैं। इस प्रकार से नहीं मानना है किसी को भी। यूट्यूब पे सुनने वाला, आप सभी तो हमारे क्लास के है ना हैं, तो आप सभी समझते हैं। लेकिन यूट्यूब पे समझते हैं तो देखते हैं कि बाबा जी तो हमारा ठीक कर ही देंगे, पर ऐसा नहीं है। सभी को जो है समझना पड़ेगा, है ना। अपना रोग आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, मैं क्या समझ पाऊंगा? तो अपना रोग समझना होगा खुद को। वैद्य जी मैं भी कुछ बोलूं? बोलिए जी। मेरा मानना है कि ये जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, इसी ज्ञान को तो हमको फैलाना है कि जब आप जानकारी ले जाएंगे तो आप खुद अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना ट्रीटमेंट करें ना। यानी मेरा मानना है कि जब मैंने वैद्य गुरु दर्शन जी को जितना समझा है कि वो इस ट्रीटमेंट व्यवस्था में अपने आप को नहीं घुसड़ना चाहते, वो अपने आप को इसको फैलाओ कि ये जो वेद का काम है उसको फैलाना चाहते हैं। शिक्षा को जो आपको इतना सुदृढ़ बना देना चाहता है कि आप उससे अच्छी वैद्य बन सको और अपने दूसरों को और अपना अच्छा ट्रीटमेंट कर सको। हाँ चलिए ठीक है, ये मेरा विचार है। बिल्कुल जी, ऐसा ही हमारा उद्देश्य है कि हम तो आप लोगों को, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके वो नहीं करेंगे, देख रेख मार्गदर्शन नहीं करेंगे, ऐसी बात कर ही रहे हैं जहाँ तक हो पा रहा है। पर ऐसा नहीं सोचना है किसी को कि संत बैठे हैं उस आश्रम में तो हमारी जो है पूरी चिकित्सा देख लेंगे, बस उनको जो है कुछ पैसे दे देते हैं। और हम तो क्या है कि किसी से कुछ लेते भी नहीं हैं, कंसल्टेंसी फ़ी भी नहीं लेते हैं, है ना। आप बस क्लास में आओ, देखो, सुनो, करो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जड़ी बूटी जो भी है मैं भेज रहा हूँ, देखो, करो, है ना। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न तो रख सकते हैं, और जो आपको कार्य दिया गया है जी सभी को करना है जी, ठीक है। गुरुजी एक प्रश्न है सर, आज के लिए नहीं है, लेकिन वो मुझे पूछना था कि वात का रुक्ष गुण बढ़ गया है। मैंने आपको मैसेज किया था जी। तो उनको घी वगैरह भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब फ्रेश नहीं होते हैं एक बार में, 2-3 बार, और पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उसके लिए कोई दवाई? अच्छा, जो आपने लास्ट टाइम कल आपने जो एक हाँ, मैंने फोटो और सब कुछ भेजा है उनका, तो उनको ठीक है। ऐसा है कि इनको ना घी लाभ नहीं कर रहा है, और साधारण घी क्या होता है ना कि प्राय मल के द्वारा निकल जाता है। इनको या तो मेडिकेटेड घी या फिर इनको चिंचा लवण दिया जाए। मैं इनका केस समझ गया हूँ, अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, है ना। बस मैं आपको रिप्लाई करता हूँ क्लास समाप्त होने के बाद में, ठीक है। ये टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है जी? गुरुजी एक प्रश्न है जी। हमारे एक आज आए थे जिनको पहले छोटा छोटा सर में और गले से लेके सर तक, उसमें थोड़ा छोटा छोटा चकत्ता पड़ रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जा रहा और फिर खुजली भी हल्की हो रही है। चलिए जी, ठीक है। क्या गुण बढ़ा है? ये पित्त के ही दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें कौन सा गुण बढ़ा है। क्योंकि देखिए गुण मैंने बता दिया है, और जो 1 अगस्त से जुड़े हुए हैं उनको तो विशेष रूप से कोई भी समस्या बताएंगे तुरंत मैं गुण पूछूंगा क्या गुण बढ़ा है। रुक्षता, खरता, लघुता, शीतता, है न, उष्णता, गुरुता, है न, उष्णता, तीक्ष्णता, ये सब मैं पूछूंगा, तो बता देना है। चलिए जी, आज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कोई भी आप पेशेंट को सचमुच में अगर ठीक करना चाहते हैं या केस टेकिंग करना चाहते हैं, आपको एक रजिस्टर रखना है, और सबसे पहले उसका नाम लिखना है और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है जी, है ना। और इसका जो है कौन सा गुण बढ़ा है, क्या लक्षण है, वो सब लिख देना है, और क्या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस प्रकार से आपको एक लिखना है ना। तो सभी के लिए ज़रूरी है, और ख़ास करके जो अपने अष्टांग हृदय बैच में जुड़े हुए हैं, तो जो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चाह रहे हैं, तो इनको एक रजिस्टर बना लेना है। ऐसा नहीं कि कोई आया हमने दवाई दे दिया चलो, नहीं, एक एक का जो है मोबाइल नंबर, है ना, और अता पता, मोबाइल नंबर, और साथ में उसका डेट ऑफ बर्थ, लक्षण, बीमारी, ये सब लिखना चाहिए, है ना। और यदि कोई ऐसा पेशेंट है जैसे स्किन डिजीज से संबंधित समस्या है, तो उनका जो है फ़ोटो रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या प्रमाण रहेगा, है ना। जैसे हमारे पास कोई भी आता है ना रोगी, जैसे राजा शुक्ला जी ही आए, तो हमारे पास कोई भी आए, समय रहे ना, मैं उसका एक फ़ोटो रख लेता हूँ पहले का, और 10 दिन के बाद, महीने के बाद आता है, फिर इसके बाद देखता हूँ कितना लाभ मिला है, क्योंकि ये रोगी कभी नहीं कहेगा हमको लाभ मिला है
है ना। और ख़ास करके क्या मतलब ख़ास करके मान ले कोई सफ़ेद दाग के रोगी आ गया या फिर कोई ऐसा रोगी तो उसको कभी नहीं लगेगा या छाले मुँह में पड़ गए, ऐसे कुछ रोगी आ जाते तो रोगी नहीं कहता कि हमें विशेष लाभ हुआ। जब उसको मिलान करते हैं पहले और आपके फ़ोटो में तब कहते हैं कि हाँ देखो लाभ हुआ है। तो जब भी आपके पास कोई रोगी आए एक फ़ोटो ज़रूर लीजिए उसे, चेहरे की, जीभ की या फिर कोई स्किन डिजीज है उसकी, तभी आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं जी। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है जी, जो भी करते रहे प्रैक्टिस उनको जो है ये पालन करना चाहिए कि एक फ़ोटो पहले रख लेना चाहिए, जब भी आए दोबारा फिर ले करके मिलान करनी चाहिए जी। ठीक है, तो ऐसा जो है आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।